मैं ओपी सागर आप सभी का स्वागत करता हूं सागर जीएस एकेडमी में। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ईवीएस का है, सीटेट पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर नज़दीक आ चुका है तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आइए आज हम लोग देख रहे हैं जो 30 क्वेश्चन आता है ईवीएस का, उसको आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप खुद पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम और बापू धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटों में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी, क्या थी? आपको निकालना है। इंग्लिश में भी है। द डिस्टेंस बिटवीन द त्रिवेंद्रपुरम एंड गांधी धाम इज 2268 किलोमीटर्स। इफ द ट्रेन कवर दिस द डिस्टेंस इन 42 hours, the average speed of the train in between the railway station of these the two cities meter per second is। आप जब देखेंगे तो आपको एवरेज निकालना है। एवरेज तो डिस्टेंस कितना दिया है? तो डिस्टेंस आपको दिया है 2268। इस मीटर प्रति सेकंड में चाहिए तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या बदल देंगे? मीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। अब इसको ये आवर में दिया है तो आवर को हम लोग बदल देंगे, पहले इसको मिनट में बदल दिया और सेकंड में बदल दी। अब इसको कटा देते हैं। जब इसको कटा देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसको कटा देंगे 7 से। जब 7 से कटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 2 4, फिर ये कट जाएगा और ये कट जाएगा आपको फिर 6 से कट जाने के बाद ये आ जाएगा 5 4, फिर कट जाएगा 9 बार में 6 से और फिर ये कट जाएगा 3 बार में 2 से और ये 2 से कट गया ये। यानी कुल मिलाकर आपका जो ऑप्शन 4 है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन जो 4 है ये आपका यानी 15 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन 4 जो हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, ऑप्शन 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन को देखिए, यह अगला क्वेश्चन है, आप पढ़िए खुद से और इसका आंसर दीजिए। देखिए, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। कोई बिंदु ए है मान लीजिए और वहां से वो बी पर पहुंचना चाहता है। ठीक है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ठीक ए के उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 150 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। तो ए से बी की दूरी बतानी है आपको और बी की अपेक्षा ए का दिशा बताना है। तो आप सिंपल सा ले लीजिए कि ये मान लीजिए कि यहाँ जो पहुँचा ओ पे, ठीक है, तो ए से ये किधर है? नॉर्थ साइड में है। ठीक है, कितना है? 120 मीटर और फिर वो पश्चिम की तरफ चलता है। तो पश्चिम की तरफ इधर होगा, इसके इधर देखेंगे तो ये कितना होगा? 50 मीटर। अब ये कह रहा है कि ए से और ये हो गया आपका बी की दूरी क्या है? तो ये हो जाएगा। तो आप इसके लिए निकालना क्या चाहते हैं? तो जो ग्रेटर जो साइड होता है थेल्स फार्मूला से, तो आप करते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये दो इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट के अंदर निकालेंगे तो देख लीजिए कितना होगा। निकालेंगे तो ये 5 है तो 25 हो जाएगा 00 और इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4400। ठीक है, इसका जब रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16900। इसको रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 130। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 130 और
यहाँ से अगर आप देख रहे थे और एक बिंदु यहाँ था, जो इसका यहाँ से अगर हम लोग देखें दिशा, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जा रहा था? तो यहाँ से जब ये गया था तो यहाँ जो डायरेक्शन इसका हो जाता है, तो ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ। तो ये इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये साउथ ईस्ट है। किस डायरेक्शन में है? तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और 130 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्लोथ के बारे में है। ठीक है, तो स्लोथ के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है उसको चुनना है। तो पहला ऑप्शन है कि स्लोथ भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोता है। ये पहला है। अगला देखते हैं कि स्लोथ चिंपांजी यानी बनमानुस जैसा दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से पर उल्टे लटक कर सोता है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि स्लोथ चिंपैंजी जैसा दिखता है और दिन के 22 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है। और चौथा ऑप्शन है कि स्लोथ भालू जैसा दिखता है और दिन के 17 घंटे पेड़ के शाखों से उल्टा लटक कर सोता है। तो आपको मालूम होगा कि जो स्लोथ है वो भालू जैसा दिखता है और दिन में के वो 17 घंटे शाखाओं से लटक कर सोता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसका प्रीवियस जो क्लास हुआ है, एक क्लास में EVS इसका नाम है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। एक क्लास यानी 30 मिनट में सारा EVS आपका ख़त्म, तो वहाँ उसको देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि 4 होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, उड़ेलते मतलब रख पूरा उस पर डाल देते हैं, तो मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है क्या है? When you pour the milk through the piece of the cloth, cream the remain on it. The method, the separation here क्या होगा? उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस मेथड को कहते हैं फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ फिल्टर हो जा रहा है और उसका जो क्रीम है उसमें फिल्टर हो जा रहा है। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किला, गोलकोंडा किला हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है। ठीक है, तो इस मानचित्र को फतेह दरवाजे के जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच में कम से कम दूरी होगी। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो दिया हुआ है सेंटीमीटर, इससे इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि इसका जो दिया है कि 1 सेंटीमीटर इसके बराबर है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो निकल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 110 में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 10.7 से। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर में, जबकि हम लोग को किलोमीटर में चाहिए। सेंटीमीटर में जब आप करेंगे तो इसका आ जाएगा कि 1177.0, लेकिन ये हो गया सेंटीमीटर में। किलोमीटर में बदलने के लिए 3 पॉइंट और यहाँ आ जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनार पर बंगाल की खाड़ी है कौन है? तो बंगाल की खाड़ी आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी किस पर है, आप बताइए पहले। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है कि ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और
चौथा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये मैप से क्वेश्चन आया है। मैप में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये इंडिकेट करता है बंगाल की खाड़ी पे, यानी उसके किनार पे ये है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस देश में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है। ठीक है, तो आपको यह ऑप्शन दिया गया है कि ठीक उत्तर में, उत्तर पूर्व में और उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में। तो आप बता सकते हैं कि कहाँ है। तो अगर इसका आंसर देखें तो ये होगा कहाँ, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में आप प्रीवियस क्लास में देखे होंगे, उत्तर पूर्व में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 8600 मीटर, 8850 मीटर, 8950 मीटर या 8990 मीटर, क्या होगा। तो जानते हैं कि ये हो गया है 8850 मीटर, यानी 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। टूटता तारा होता है, क्या होता है, कोई क्या होता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, तारा होता है, धूमकेतु होता है, उल्का होता है या क्षुद्र होता है, स्टार, कमेट, मेटेओर और एस्ट्रॉयड। इसमें से क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शूटिंग स्टार, है ना। तो ये होता है आपका उल्का, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बात करते हैं खेजड़ी। खेजड़ी पेड़ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से पर विचार करिए, इसमें से कौन सा सही है। यह पहला ऑप्शन है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे दूसरा ऑप्शन है कि इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि यह वृक्ष अपने तनों में जल संचित रखता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। लग तो नहीं रहा है, आगे देखते हैं। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ियों पर कीटों का प्रभाव नहीं होता है। थर्ड, उसके बाद ऑप्शन है कि इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आप जानते हैं कि इसका जो इसको उगने के लिए जल की कम ज़रूरत होती है, ये बात सही है। और ये रेगिस्तान में भी उगता है, क्यों, क्योंकि कम जल की ज़रूरत होती है। और इसके जो छाल होते हैं उससे दवाइयाँ बनाई जाती है और इसमें कीट नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है ए, बी और डी, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसके हिसाब से इसमें जो ऑप्शन है वो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए में दिया हुआ है ए, बी और डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कहता है कि मैं जिस क्षेत्र से आया वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों के दीवार बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीले झाड़ियों से बनी होती है। यह छात्र निम्न में से किस राज्य से हो सकता है। ऑप्शन देखिए, किस राज्य में कटीली झाड़ियों की छत होती है। आप ऑप्शन देखिए, लद्दाख में, असम में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ का है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि राजस्थान में जो घर होती है ना, वो मोटे दीवार की बनी होती है और उसकी जो छतें होती है वो कटीले होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
कि किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार करिए। ये छात्र कहता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ अधिकतर लोग सरसों के तेल में बने पक्की मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आ सकता है? गोवा से, केरल से, कश्मीर से और मिजोरम से। यह छात्र कहाँ से आता है? तो आप जानते हैं कि सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ बनती है? तो कश्मीर में बनती है। ठीक है, देखिए इस तरह की क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत अधिक आराम करना पसंद करता है। तीसरा ऑप्शन है अधिक, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु में हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलो होता है और अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? हाथी 9 से 10 घंटा नहीं सोता है, ये भी ऑप्शन गलत है। और ये अत्यधिक भारी होने के कारण आराम भी करना नहीं पसंद करता है और एक दिन में वो 1 क्विंटल खा सकता है, 2 क्विंटल नहीं खाता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो 3 ये सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समूह को चुनिए जिसका उपयोग पुनः चक्रण यानी साइकिलिंग के पश्चात किया जा सकता है। ठीक है, इसको रिसाइकल कैसे किया जाता है? यूज़ करने के बाद फिर से रिसाइकल किया जा सके, ये कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है पॉलीथीन बैग, कागज़, बैटरी, मोबाइल फ़ोन। दूसरा ऑप्शन है चादरें और समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी। तीसरा ऑप्शन है लोहे के कील, कांच की बोतल, स्टील का मग और गत्ते का डब्बा। गत्ते का डब्बा यानी कार्ड जो बोर्ड होता है, बॉक्स होता है, उसका बात हो रहा है। चमड़े का बैग। चौथा ऑप्शन है चमड़े का बैग, लकड़ी का बेज, प्लास्टिक का फूलदान और चादरें। तो इसमें से कौन सा है जिसका रिसाइकल किया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं कि ये होगा ऑप्शन 3 आयरन नेल, ग्लास बोतल, स्टील मग और कार्डबोर्ड बॉक्स। ये जो है इसका प्रयोग रिसाइकलिंग के लिए किया जा सकता है और इसका फिर से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दिया हुआ है राज्य और एक तरफ दिया है उसकी, जैसे छोले भटूरे कहा किस राज्य के हैं, है ना? आपको मिलान करना है। उसके बाद नारियल डली कढ़ी के साथ उबला टैपियोका, सरसों का तेल में बनी पक्की मछली, नारियल के तेल में बनी पक्की मछली। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। जल्दी बताइए। चलिए, इसमें छोले भटूरे की बात करें तो ये कहाँ का है? पंजाब। ठीक है, नारियल डली हुई टैपियोका कहाँ का है? तो ये है आपका केरल। ठीक है, और सरसों के तेल में बकी तो ये आप कश्मीर, और नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ खाना पसंद करते हैं लोग? गोवा में। तो ये देखिए, इसके साथ 1 के साथ ई, 2 के साथ बी, 3 के साथ डी और 4 के साथ ए। इसमें कौन सा ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, 4। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अपनी कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए
उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। अब ये हो गया पेडालॉजी आपका, तो पेडालॉजी है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो असेसमेंट टास्क होता है इसके लिए, तो बच्चा जिसमें ज़्यादा एक्टिव हो, है ना, वही होगा। तो तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न का उत्तर लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने की क्रियाकलाप करना। ठीक है, तैरने और डूबने की परिभाषा का व्याख्या करना। जो वस्तुएं डूबती है और तैरती है उनकी सूची याद करना। तो आप समझ जाइए कि बच्चा जिसमें किसमें एक्टिव है, तो जो कार्यक्रम करेगा, क्रियाकलाप करेगा, उसमें ज़्यादा एक्टिव है। यानी इसका जो होगा वो दो, जो परफॉर्म द एक्टिविटी, द ऑब्जर्व, द सिंकिंग एंड द फ्लोटिंग, ये इसका सही आंसर हो गया। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करना किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करता है, तो सृजनात्मकता को, सहपाठी सीखने को, कक्षा के अनुशासन को और समावेश को। तो इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें देखिए सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी ये हो जाएगा। उसके बाद पीयर लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद इंक्लूसिव, है ना, डिसिप्लिन वगैरह ये सब चीज़ नहीं होता है, इसमें होता है। तो इसके लिए ए, बी और डी किसका ऑप्शन है, ए, बी और डी, ये है 4 में आपका। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थी को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, कौन सी युक्ति इसमें है, तो आइए बात करते हैं। ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के आश्रयों को चित्र साझा करना, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना, या चौथा ऑप्शन है देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। क्या होगा आप समझ सकते हैं कि इसमें है कि विद्यार्थी जिसमें ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा वो अनुभव कर सकता है, सोच सकता है। तो आप अगर कार्यस्थल पे ले जाते हैं, उसके बाद विद्यार्थी देखने के बाद उसका सही से आंसर दे सकता है, बता सकता है, सही से सोच सकता है, क्योंकि देखा हुआ चीज़ दिमाग के अंदर अधिक तरीके से, अधिक अपने सुझाव के अनुसार बच्चा उसको बता सकता है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण होता है किसका, EVS इज द प्राइम क्लासेस इज द सब्जेक्ट एरिया विच द इंटीग्रेट्स। किस चीज़ का होता है, तो विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का, संप्रेक्ष्यों और मुद्दों का, या सामाजिक विज्ञान या संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संप्रयुक्तियों एवं मुद्दों का, या फिर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रतियों एवं मुद्दों का। किसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन, तो आप जानते हैं कि उसमें सारे को एकीकरण करके पढ़ाना, यानी इसके साथ आ जाता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। यानी ये जो ऑप्शन होगा ये 4, ये राइट आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। मैंने उद्देश्य क्या है, लैंगिक भेदभाव एवं संबंधित मुद्दों का पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, या फिर स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों को से सरल प्रारूपों का विकास करना, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान एवं संप्रतियों के लिए क्रमित रूप से तैयार करना, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध
व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण विज्ञान, जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसका उद्देश्य है? बताइए आप सर। तो इसका है, यही है कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों के, ये यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है, किस रूप में की गई है? अवसर है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, भोजन से संबंधित सब प्रयोग से सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ को अधिक आनंदमयी और रुचि बनाने के लिए, और विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने की अनुमति देने के लिए। राइट, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही होगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन है ये है कि अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, यानी प्रमोट द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें इस कार्यकलाप को में यही बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी दृष्टिबाधित यानी जो देख नहीं सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए इसमें कौन से सबसे उपयोग होगा? तो पहला ऑप्शन है कि कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए। दूसरा है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दे, किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाए, या स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करे। है ना, यानी स्पर्शी का मतलब क्या है कि जिसको वो छू सकता है ना, जिसको वो टच कर सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं देख पाता है तो आप समूह भी बना लें तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो देख नहीं सकता है ना। अधिक समय भी देना ये फालतू का बात है। इसके साथ साथ अधिक भागों में भी बांटना ये भी गलत है। तो आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक जो सामग्री का प्रयोग करेंगे पढ़ाने के लिए वो छूने वाला, जिसे वो छू कर समझ सके, स्पर्श कर सके। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी को आकलन किया जाना चाहिए वह है, वह क्या है? तो पाठ के अंत में, पाठ के प्रारंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, या शिक्षण अधिगम के दौरान कब करना चाहिए आकलन? आपको आकलन करने का जो सही तरीका होता है वो शिक्षण अधिगम के दौरान ही आप कर सकते हैं। किसी जैसे आप पढ़ा रहे हैं उसमें से खड़ा करा आकर किसी स्टूडेंट से कुछ आप पूछ सकते हैं, किसी विद्यार्थी से आप पूछ सकते हैं। राइट, ताकि आपके तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? अवलोकन का करेंगे यानी ऑब्जर्वेशन का, रेटिंग स्केल का, चेकिंग लिस्ट का, या पीयर असेसमेंट का। ठीक है, हिंदी में देखिए, अवलोकन का, क्रम निर्धारण मापन, जांच सूची और सहपाठी आकलन। तो इसमें से किसका आप प्रयोग करेंगे? तो ये
रेटिंग करना, स्केलिंग करना, उसका मैपिंग करना, ये सही नहीं है। अवलोकन भी सही नहीं है। आप जांच सूची लिस्ट से आप उनका आकलन कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्रित करें। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। यह विद्यार्थी द्वारा नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देना है, या फिर यह विद्यार्थी के सीखने के बारे में सूचना देना है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव जो असेसमेंट होता है ईवीएस में लर्निंग के लिए क्या हो सकता है ना। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। टीचर गेदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट अचीवमेंट, है ना। ये काम होता है शिक्षकों का कि ताकि अगले जब हो उसमें कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए टीचर को क्या होता है कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट अचीवमेंट। इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करेंगे। राइट, अगले ऑप्शन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे। शिक्षा नीति से तो ये क्वेश्चन आपको आना ही है, मस्ट है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए, यानी प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर आपको बताना है, या कौन सा इसमें से होगा, क्या नहीं होगा, या 2 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप बताएंगे। चलिए, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो आप प्रारंभिक स्तर, ठीक है, और इसके साथ साथ प्रारंभिक स्तर के साथ साथ ये होगा आपका बुनियादी स्तर भी होगा। ठीक है, ये आप देखिए इसमें किस में ऑप्शन है, 3 में, यानी 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और सी। अगले क्वेश्चन पे, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस स्किल एट द प्राइमरी लेवल। मैपिंग है, यानी मानचित्रण करना, या क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, या तथ्यों के अनुस्मरण करना। इसमें से क्या होगा, आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, है ना। तो यही है टेस्टिंग हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पनाओं की जांच करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे ये चीज़ें कौशल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नॉट लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे, और गलत यही है, इसलिए ये सही भी है क्योंकि गलत पूछा ही गलत है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है ना। थीम के बारे में आप जानते हैं कि 6 थीम होता है। अब इसमें से ये बताया गया कि उप थीम कौन है, इसमें से उप थीम, है ना। आपको बताना है कि इसमें से उप थीम कौन है। चीज़ है जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये उप थीम है, या कार्य और खेल, भोजन एवं जल, हमारा आश्रय, इसमें से कौन सा उप थीम है। इसमें से उप थीम है, जो ऑफिशियल आंसर है ये है आपका कार्य और खेल। ठीक है, कार्य और खेल इसका उप थीम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औपचारिक प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। पहला है, मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर
फसल काटने तक का चरण कौन से है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। चौथा है कि लौड़ के विलयन से आप लौड़ कैसे पृथक करेंगे। या चौथा ऑप्शन है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। आंसर दीजिए। चलिए, डाइवर्जेंट की बात हो रही है। डाइवर्जेंट जिसमें बच्चा अपने दिमाग लगा सकता है, सोच सकता है ना। प्रोसेस क्या, तो इसमें है कि जैसे कि देखिए कि खुले माइंड से ज़्यादा सोच सकता है, अपना विचार अलग अलग दे सकता है। तो एक ही ऑप्शन है कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ये है ओपन माइंडेड क्वेश्चन, जिसको देख सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उप आकलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो आपको क्रम निर्धारण, मापी द्वारा, पेन पेपर परीक्षा द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा, किससे आप कर सकते हैं। डायनेमिक आपको होलिस्टिक एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ द EVS लर्निंग बाय द स्टूडेंट इज द बेस्ट असिस्ट बाय। ऑप्शन है रेटिंग स्केल, पेन पेपर टेस्ट, अथेरेटिकल असिस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और ओरल टेस्ट। तो किस तरीके से कर सकते हैं, आपको करना होगा विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा। ठीक है, ये राइट क्वेश्चन है। ये थे प्रीवियस ईयर EVS का 30 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। आपको जैसे जैसे समय दिया जा रहा था उस समय में आप करिए, और फिर इस आंसर से आप मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ इससे मिलाकर। चलिए, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले और कुछ क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।